हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर मंथ के थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। इसके पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने नवंबर फर्स्ट और सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। आप लोगों की काफ़ी सारा डिमांड थी कि पहले नवंबर का कंप्लीट करा दिया जाए, तो नवंबर के दो हफ्तों की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और आज हम लोग जो है दिसंबर थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस देखेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग दिसंबर के पहले दोनों हफ्तों की और नवंबर के लास्ट दोनों हफ्तों की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी और कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएं। कुछ घर में फंक्शन वगैरह था, इस वजह से वीडियोस वगैरह कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, लेकिन अब सारी चीजें खत्म हो गई, फंक्शन वगैरह भी सब खत्म हो गया है, तो चीजें आप लोगों को जैसे पहले मिलती थी उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से आप लोगों को सारी चीजें मिलने लगेंगी। तो चलिए बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीजों को डिस्कस करेंगे। दिसंबर थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Hashtag Got You Covered campaign has introduced by which life insurance company? Hashtag Got You Covered अभियान किस जीवन बीमा कंपनी द्वारा शुरू किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने जो है प्रीमेरो स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप में गॉट यू कवर्ड नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया हुआ है और ये कैंपेन जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के दिन लॉन्च किया गया था। और ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे है ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 12 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 12 दिसंबर को हर साल, ये 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कोविड-19 से फाइट कर रहे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को अप्रिशिएट करने के लिए ये कैंपेन जो है ये लॉन्च किया गया था। और ये किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया था मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा जो है ये प्रीमेरो स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में मिलकर ये जो है लॉन्च किया गया था। इस कैंपेन के माध्यम से भारतीय एक्सा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सब के माध्यम से 1 मिलियन से भी ज़्यादा भारतीयों को, इंडियंस को रीच आउट करेगी और उन्हें लाइफ प्रोटेक्शन और हेल्थ के बारे में अवेयर करेगी। 1 शेयर 1 मास्क के तहत ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इसके तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 शेयर के 1 मास्क हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा और जाने तो ये भारतीय ग्रुप और एक्सा ग्रुप का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है ना, ये भारतीय ग्रुप और एक्सा का ये ज्वाइंट वेंचर है जिसमें कि भारतीय का जो शेयर है ये 51% है और एक्सा का जो शेयर है ये 49% है। ठीक है, इसका ये 49% शेयर है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पराग राजा जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। बाकी बजाज एलियांज, बिरला सन लाइफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हिच बैंक हैज एक्सटेंडेड ए लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 448 मिलियन यूएसडी टू द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान रिसेंटली? किस बैंक ने हाल ही में उज्बेकिस्तान गणराज्य के लिए 448 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग एग्जिम बैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट के लिए एग्जिम बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो है उज्बेकिस्तान को 448 मिलियन यूएसडी का एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किया। ये अमाउंट आप लोग याद रखिएगा, 448 मिलियन। ठीक है, और एग्जिम बैंक इसका आंसर होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है एग्जिम बैंक का मुंबई महाराष्ट्र में होगा। मुंबई महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। डेविड रॉसक्विन्हा जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। Which bank has partnered with Asware to launch the एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस इन कोची केरला? कोची केरला में एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस को लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एसवेयर के साथ में साझेदारी की? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ये जितने भी ऑप्शन में ये बैंकें दी गई हैं इनका सबका हेडक्वार्टर, टैगलाइन आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एसवेयर के साथ पार्टनरशिप में एस मनी माइक्रो एटीएम सर्विस कोची केरला में लॉन्च किया हुआ है।
इस सर्विस के माध्यम से लोगों को अपने ही घर से विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सभी बैंकों के कस्टमर्स जो हैं वो इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लिमिटेड बैंकों के ही कस्टमर्स जो है सर्विस को अवेल कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी बैंकों के कस्टमर जो है इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। इनिशियली ये सर्विस केवल कोच्चि केरला में ही लॉन्च की गई है। ठीक है, कोच्चि केरला में ही ये लॉन्च की गई है, जबकि जनवरी 2021 तक इसके और भी कई शहरों में लॉन्च होने की संभावना है। ऐसी प्लानिंग जो है ये कंपनी, ऐसी प्लानिंग ये HDFC ICICI बैंक ऐसी कर रही है कि आने वाले टाइम पर जनवरी 2021 तक और भी शहरों में ये सर्विस लॉन्च की जा सके। मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट जो होगी इस सर्विस के तहत 10,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन की होगी। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन की मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट होगी। इसके पर डे विड्रॉल लिमिट जो है ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ये पर ट्रांजैक्शन की बात है, एक बार में आप लोग 10,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पर डे विड्रॉल लिमिट जो है वो बैंक टू बैंक वेरी करेगी। हर बैंक के हिसाब से ये अलग अलग होगा। ठीक है, ICICI बैंक इसका आंसर होगा। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। संदीप बख्शी GMD और CEO, हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन होगी। बाकी और बैंकों का आप लोग कमेंट करके बताओ, तब तक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization has set up a specialized department, Corporation Finance Investigation Department CFID, to tackle promoters fraud recently? किस संगठन ने प्रमोटर फ्रॉड से निपटने के लिए हाल ही में एक विशेष विभाग कॉर्पोरेशन फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट स्थापित किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सेबी इसका आंसर हो जाएगा। प्रमोटर्स फ्रॉड से निपटने के लिए सेबी ने अभी CFID नाम से एक अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट बनाया है, और इस स्पेशल डिपार्टमेंट का हेड जो है सेबी का कोई एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। नरेंद्र पारेख जी को अभी इसका हेड बनाया गया है। अभी करंट में इसका हेड किसको बनाया गया है? नागेंद्र पारेख, नरेंद्र नहीं, मैंने गलत बोला, नागेंद्र पारेख जी को इसका अभी हाल ही में हेड बनाया गया है। सेबी के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। अजय त्यागी जी इसके चेयरमैन होंगे। अप्रैल 1992 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। Where did the RBI has decided to set up an automated bank note processing center ABPC for receipt storage and dispatch of bank notes? RBI ने कहां पर बैंक नोटों की प्राप्ति, भंडारण और प्रेषण के लिए एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र ABPC स्थापित करने का निर्णय लिया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, हिंदी टफ लगे तो इंग्लिश आप लोग प्रेफर करिएगा, इंग्लिश में आप लोग देखिएगा, चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। और इसका जो आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जयपुर राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने करेंसी चेस्ट से आने वाले फ्रेश नोट के स्टोरेज के लिए, इसके डिस्पैच के लिए, ऑटोमेटेड रिसिप्ट के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जयपुर राजस्थान में एक ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कि हम लोग ABPC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, ये स्थापित करने का निर्णय लिया है। और इसी सेंटर पर खराब नोट जो होंगी बैंक की, जो भी बैंकों की कटे फटे नोट हो जाते हैं, उनको डिमोलिश भी किया जाएगा, उनको यहीं पर ख़त्म भी किया जाएगा। ठीक है, और ये सभी प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड वे में होगा। RBI के पास में नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, ये मैं बता दे रहा हूँ। 4 प्रिंटिंग प्रेस ऐसे हैं जहां से RBI जो है नोट छापती है। वेस्टर्न इंडिया के लिए जो है नासिक महाराष्ट्र में है, ठीक है। सेंट्रल इंडिया के लिए देवास मध्य प्रदेश में है, और साउदर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो मैसूर कर्नाटका में प्रिंटिंग प्रेस है, और ईस्टर्न इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो सालबोनी वेस्ट बंगाल में एक जगह है सालबोनी, वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस है। जबकि सिक्कों की ढलाई के लिए, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं, उसके लिए 4 मिंटिंग यूनिट है RBI के पास में। कौन कौन सी वो जगह है, ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। मुंबई महाराष्ट्र में सिक्कों की ढलाई होती है, हैदराबाद तेलंगाना में सिक्कों की ढलाई होती है, मिंटिंग होती है यहाँ पर, कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी सिक्कों की ढलाई होती है, मिंटिंग होती है, और नोएडा उत्तर प्रदेश में भी सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी RBI के बारे में, कहाँ पर करेंसी नोट छपते हैं, कहाँ पर सिक्कों की कॉइन्स की मिंटिंग होती है। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर होगा जयपुर राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो कमेंट कर बताइए। स्टैटिक के क्वेश्चन हैं ये। राजस्थान के CM गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बताइए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which insurance company has launched a first of its kind open application programming interface API gateway recently? हाल ही में किस बीमा कंपनी ने अपनी तरह का पहला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API गेटवे लॉन्च किया है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर होगा ईडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ईडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जो है
कंप्लीट डिजिटल कोलैबोरेशन के लिए ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस ने अपनी तरह का पहला API गेटवे लॉन्च किया है और इस गेटवे के माध्यम से इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हैं वो आसानी से और फास्ट तरीके से तेज़ी से अवेलेबल और नए प्रोडक्ट की जानकारी जो है, जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे और जो भी नए प्रोडक्ट होंगे उसकी जानकारी ले सकेंगे और इंटीग्रेट भी कर सकेंगे। इस इंटीग्रेशन से कंज्यूमर को, कस्टमर्स को और ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगी और ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड की जाएंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। इस इंटीग्रेशन के माध्यम से कंज्यूमर को पॉलिसी परचेज, क्लेम से रिलेटेड जो भी होगा उसका बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है ईडलवाइज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। CEO की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सनाई घोष जी जो है वो इसके CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, Which bank recently launched its new technology product FX for you to help its users to handle forex transactions through internet banking? किस बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से विदेशी मुद्रा लेन देन को संभालने के लिए अपने उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए हाल ही में अपना नया प्रौद्योगिकी उत्पाद FX for you लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। जितने भी बैंकें हैं इनका हेडक्वार्टर, टैगलाइन आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा कैनरा बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैनरा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपने इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स को फॉरेक्स ट्रांजैक्शन हैंडल करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कैनरा बैंक ने FX for you नाम से एक नया टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च किया है। फॉरेक्स रेमिटेंस को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसमें मैनेज किया जाएगा। ठीक है, यह एक नेटवर्क प्रोवाइड करेगा जो कि विश्व भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ट्रांजैक्शन की सिक्योर और स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड और रिसीव कर सकेगा। स्विफ्ट कोड के माध्यम से ये ट्रांजैक्शन किए जा सकेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट कोड का यूज़ किया जाता है। स्विफ्ट कोड का जो यूज़ है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। और ये जो स्विफ्ट कोड होता है ये 8 या 11 डिजिट, 8 या 11 डिजिट का एक कोड होता है, बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी बैंक है ये। ठीक है, स्विफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा? स्विफ्ट कोड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। तो बता दें, कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है क्लर्क वगैरह के एग्जाम में, जहाँ पर सीधे पूछ लेते हैं कि ये जो स्विफ्ट होता है इसमें W का क्या मतलब होगा। तो स्विफ्ट का मतलब हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। कैनरा बैंक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। और इसका हेडक्वार्टर कैनरा बैंक का बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। टुगेदर वी कैन जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो गया था। ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दिया। ठीक है, अप्रैल 2020 में 1 अप्रैल से अभी जो है सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में विलय हो गया। ये दोनों बैंकें मर्ज कर देंगे, इनका विलय हो गया। ठीक, तो ये कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर और टैगलाइन मैंने बता दी। बाकी और बैंकों का हेडक्वार्टर और टैगलाइन ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच प्रोग्राम E-Wire Softtek Private Limited in partnership with Yes Bank launched E-Wire Yes Bank prepaid card? किस कार्यक्रम के तहत येस बैंक के साथ साझेदारी में E-Wire Softtek Private Limited ने E-Wire Yes Bank प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरला स्टार्टअप मिशन। केरला स्टार्टअप मिशन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी केरला स्टार्टअप मिशन इसका आंसर हो जाएगा। देश भर में अपनी प्रेजेंस बनाने के लिए E-Wire Softtek ने केरला स्टार्टअप मिशन के तहत येस बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है। येस बैंक के साथ पार्टनरशिप में E-Wire येस बैंक प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया हुआ है। इस को ब्रांडेड डिजिटल कार्ड की मदद से लोगों को लोन, इंश्योरेंस, कासा अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अब केरला स्टार्टअप मिशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही जो हम लोगों को जानना था ये हम लोगों ने जान लिया। बाकी येस बैंक की जो कहानी, हेडक्वार्टर वगैरह ये आप लोगों को पता ही होगा, हर क्वेश्चन में बार बार मैं बता रहा हूँ। तो आगे देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। व्हाट इज द इंडियाज रियल GDP इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर द प्रोजेक्शन ऑफ क्रिसिल इन दिसंबर 2020? दिसंबर 2020 में क्रिसिल के प्रक्षेपण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की वास्तविक GDP क्या है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। -7.7 ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। -7.7% ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। क्रिसिल ने अभी हाल ही में अपनी रिवाइज्ड GDP प्रेडिक्शन जारी की है, जिसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की रियल GDP जो है वो -7.7% रहने का अनुमान है, जबकि सितंबर में यह अनुमान जो था ये -9% का था क्रिसिल के अनुसार। ठीक है ना,
क्रिसिल के अनुसार सितंबर में अनुमान -9% का था, लेकिन अभी नई रिवाइज्ड जारी की गई रेटिंग के अनुसार प्रोजेक्शन इसका जो है वो -7.7% का है। आरबीआई ने भी अपना रिवाइज्ड जीडीपी प्रोडिक्शन अभी रिलीज कर दिया है, जिसके अनुसार अब इंडिया की जीडीपी जो है वो -7.5% रहने का अनुमान है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जबकि पहले यह अनुमान जो था ये -9.5% रहने का था। ये किसकी बात है? ये आरबीआई। अगर आप लोग इसको लिखना चाहें तो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? क्रिसिल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करें तो आशु सुयश जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। क्रिसिल के साथ साथ में और भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने अभी हाल ही में इंडिया की रिवाइज्ड जीडीपी के लिए जो अपना प्रोजेक्शन वो रिलीज किया है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं। S&P रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की रियल जीडीपी कितना रहेगी? -7.7%, ठीक है ना। किसके अनुसार? ये S&P के अनुसार, जबकि पहले यह अनुमान कितना था? -9% रहने का अनुमान था, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? ये S&P के अनुसार, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें फिच के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो फिच के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी जो है वो -9.4% रहने का अनुमान है अभी, और पहले यह अनुमान जो था ये -10.5% का था। -10.5% का अनुमान पहले था, लेकिन अब जो रिवाइज्ड किया गया है तो ये -9.4% हो गया है, और ये फिच के अनुसार है, ठीक है, ये फिच के अनुसार है। SBI इको रैप के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी? -7.4% रहेगी, जबकि पहले यह अनुमान कितना था? पहले ये अनुमान 10.9% रहने का था। ये किसकी बात हो रही है? SBI इको रैप की, SBI इको रैप की, ठीक है ना। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कितने की कमी आई, तो ये दोनों चीज़ें इसीलिए आप लोगों को बता दी जाए। ये माइनस होगा, -10.9%। पहले -10.9% रहने का अनुमान था, लेकिन अभी जो रिवाइज किया गया इसके अनुसार -7.4% रहने का अनुमान है। ये बात हो रही है SBI की। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी? 11%। ये SBI के अनुसार ही है। SBI ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी 11% रहेगी। ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी -7.8% रहने का अनुमान है। -7.8% रहने का अनुमान है ICRA के अनुसार, ठीक है, ICRA के अनुसार। और ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2021 की। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी? -8% रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी -8% रहेगी, जबकि पहले यह -9% रहने का अनुमान था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, ADB, ठीक है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही, पहले -9% जीडीपी रहने का अनुमान था, अब -8% रहने का अनुमान है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट यानी कि OECD, मैं लिख दे रहा हूँ, OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट के अनुसार इंडिया की जीडीपी अभी -9.9% रहेगी। कितना? -9.9% रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जबकि पहले यह अनुमान कितना था? पहले यह था -10.2% का। पहले यह अनुमान -10.2% का था, ठीक। तो ये अभी हाल फिलहाल में जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके द्वारा जो रिवाइज्ड जीडीपी है वो आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में करा दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को ये नोट कर लेना चाहिए कि अगर आप लोगों को एग्जाम लगा है तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकता है। जो लोग PDF मांगते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन PDF में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। PDF में इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए जा सकते हैं। PDF में सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन जब हम लोग वीडियो में चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बता देते हैं, और कई बार यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। तो आप लोग PDF अपने पास रिवीजन के लिए जरूर रखिए, लेकिन वीडियो आप लोग जरूर देखिए, और ये वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया जा रहा है इसको आप लोग नोट डाउन करते रहा करिए। यहाँ से आप लोगों को कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है। ये सारा कुछ रिवाइज्ड जीडीपी प्रोजेक्शन जो था आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Who has been reappointed as the MD and CEO of Kotak Mahindra Bank recently? हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, reappointed as MD and CEO of the कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। उदय कोटक ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उदय कोटक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO के लिए उदय कोटक जी के रीअपॉइंटमेंट की मंजूरी दे दी है। अगले 3 सालों तक ये फिर से इसी पोस्ट पर रहेंगे। इसके साथ साथ RBI ने कुछ और रीअपॉइंटमेंट की भी मंजूरी दी है, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश आप्टे जी को
पार्ट टाइम चेयरमैन और दीपक गुप्ता जी को ज्वाइंट एफडी के रूप में रीअपॉइंट किया गया है अगले 3 सालों के लिए। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक की ही बात हो रही है। कोटक महिंद्रा बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में प्रकाश आप्टे जी को अगले 3 सालों के लिए रीअपॉइंट किया गया है और दीपक गुप्ता जी को ज्वाइंट एमडी के रूप में कोटक महिंद्रा बैंक के अगले 3 सालों के लिए आरबीआई के द्वारा रीअपॉइंट किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की यहाँ पर बात हुई है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। लेट्स मेक मनी सिंपल इसकी टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, Which digital payment app has jointly launched by the Department of Post and India Post Payments Bank recently? हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने संयुक्त रूप से कौन सा डिजिटल भुगतान ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। डाक पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाक पे ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा मेघदूत अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया। इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और आईपीपीबी ने ज्वाइंटली एक डिजिटल पेमेंट ऐप डाक पे लॉन्च किया है। डाक पे जो है ये डिजिटल पेमेंट ऐप है। मेघदूत अवार्ड की यहाँ पर बात हुई है तो मेघदूत अवार्ड साल भर में एक बार दिया जाता है। पोस्टल सर्विसेज में अच्छा काम करने के लिए मेघदूत अवार्ड दिया जाता है। 8 कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया जाता है। मेघदूत अवार्ड जो है वो 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। पोस्टल सर्विसेज में अच्छा काम करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। और इसी कार्यक्रम के दौरान जो अभी अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडिया पोस्ट मीट्स कोविड-19 चैलेंजेस नाम से एक ई बुक भी लॉन्च किया। किस नाम से बुक लॉन्च की गई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंडिया पोस्ट मीट्स कोविड-19 चैलेंजेस नाम से एक ई बुक लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के दौरान, मेघदूत अवार्ड फंक्शन के दौरान। ठीक है, और यहाँ पर आईपीपीबी की बात हुई है तो आईपीपीबी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, जे वेंकट रामू जी जो है उसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे और आईपीपीबी का एस्टेब्लिशमेंट जो है 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय द एसबीआई कार्ड्स एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली? हाल ही में एसबीआई कार्ड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए प्रीमियम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर होगा बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन। एसबीआई कार्ड और बीपीसीएल ने अभी हाल ही में बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टेन नाम से ज्वाइंटली एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। फ्यूल परचेज पर मैक्सिमम सेविंग ऑफर करने के लिए ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। बीपीसीएल के लगभग 17,000 से भी ज़्यादा, ठीक है, बीपीसीएल के लगभग 17,000 से भी ज़्यादा फ्यूल स्टेशंस पर इस कार्ड का बेनिफिट लिया जा सकेगा। एसबीआई कार्ड की यहाँ पर बात हुई है तो एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। अश्विनी कुमार तिवारी जी जो है एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। अक्टूबर 1998 में एसबीआई कार्ड की स्थापना हुई थी। बीपीसीएल की भी यहाँ पर बात हुई है, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा और के पद्माकर जी जो है वो बीपीसीएल के सीएमडी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, Which insurance company has partnered with Intercity रेल यात्री to provide domestic travel insurance for bus travelers? किस बीमा कंपनी ने बस यात्रियों के लिए घरेलू यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए इंटरसिटी रेल यात्री के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। इंटरसिटी रेल यात्री के थ्रू बस से ट्रेवल करने वाले बस ट्रेवलर्स को डोमेस्टिक ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के साथ में पार्टनरशिप किया है। इंटरसिटी रेल यात्री इंडिया का पहला स्मार्ट बस नेटवर्क है और इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो मनीष राठी जी जो हैं वो इंटरसिटी रेल यात्री इंडिया के सीईओ हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की भी बात हुई है तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। इसके पहले हम लोगों ने एसबीआई कार्ड का हेडक्वार्टर जाना था, तो ये चीज़ें आप लोग डिफरेंस समझते रहिएगा। एसबीआई कार्ड अलग चीज़ है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अलग है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश चंद्र कंडपाल जी जो हैं वो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या बोला गया है। Which bank has partnered with National Center for Performing Arts NCPA to offer City NCPA scholarship for young musicians 20 to 21 हिंदुस्तानी म्यूजिक इन दिसंबर 2020?
किस बैंक ने नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स एनसीपीए के साथ हाल ही में युवा संगीतकारों के लिए सिटी एनसीपीए स्कॉलरशिप 2020-21 हिंदुस्तानी संगीत की पेशकश करने के लिए साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिटी बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सिटी बैंक इसका आंसर हो जाएगा। हिंदुस्तानी म्यूजिक के यंग म्यूजिशियन को स्कॉलरशिप फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सिटी बैंक और एनसीपीए ने पार्टनरशिप किया हुआ है। इसके तहत 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप, इसके तहत 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप जो है वो साल भर में एक बार दी जाएगी। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की योजना रहेगी। फिर से सुन लीजिए आप लोग, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक योजना रहेगी। इसके तहत 10,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप साल भर में एक बार 18 से लेकर 35 साल तक के यंग म्यूजिशियंस को दिया जाएगा। एज लिमिट भी मैं बता दे रहा हूँ, 18 से लेकर 35 साल तक के, ठीक है। 2009 से ही सिटी बैंक और एनसीपीए ने म्यूजिक टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए पार्टनरशिप कर रखी है, ठीक है ना। सिटी बैंक और एनसीपीए ने 2009 से ही पार्टनरशिप कर रखी है, जिससे कि हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए जो भी यंग टैलेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके, उनको स्कॉलरशिप वगैरह दी जा सके। सिटी बैंक इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और एनसीपीए का भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। Which insurance company has partnered with BSE Ibix Insurance Broking Private Limited to launch the beta version of its term insurance in the on-demand advanced high-tech platform recently? किस बीमा कंपनी ने हाल ही में ऑन डिमांड उन्नत हाईटेक प्लेटफॉर्म में अपने टर्म इंश्योरेंस के बीटा संस्करण को लॉन्च करने के लिए बीएसई इबिक्स इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट का बीटा वर्जन एडवांस्ड हाईटेक प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और बीएसई इबिक्स ने पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के बाद अपने ओमनी चैनल डिजिटल प्रेजेंस के माध्यम से बीएसई इबिक्स जो है वो इंश्योरेंस सेल्स को हैंडल कर सकेगी। और इस पार्टनरशिप के बाद बीएसई इबिक्स प्लेटफॉर्म पर अब तक टोटल 12 इंश्योरेंस कंपनीज इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। कितना? 12 इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बीएसई इबिक्स प्लेटफॉर्म पर अब तक टोटल इंटीग्रेट की जा चुकी हैं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। और इन सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ का भी अगर याद आ रहा है तो कमेंट कर बताओ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द अवेयरनेस कैंपेन ऑफ कोटेक लाइफ्स फर्स्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन 5 सिटीज? हाल ही में 5 शहरों में आयोजित कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के पहले स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के जागरूकता अभियान का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। अभी कोटेक लाइफ ने अपना पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसके लिए 5 शहरों में एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया। तो उस कैंपेन का क्या नाम है? इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है। कोटेक हेल्थ शील्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कोटेक हेल्थ शील्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अपने पहले हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अभी हाल ही में 5 शहरों में कोटेक हेल्थ शील्ड नाम से आउटडोर कैंपेन चलाया था। ठीक है, और ये कौन कौन से 5 शहर हैं ये बता दे रहा हूँ। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से शहर में ये कैंपेन नहीं चलाया गया, तो ये आप लोग तभी कर पाएंगे जब उन 5 शहरों के नाम आप लोगों को पता होगा। तो बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे। फिर से बता रहा हूँ, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और पुणे, इन 5 शहरों में कोटेक लाइफ के द्वारा जो है अपना जो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस कैंपेन है वो चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द वैक्सीन इनिशिएटिव दैट हैज लॉन्च्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक टू हेल्प मेंबर इकोनॉमीज टू प्रोक्योर द कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद के लिए सदस्य अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा शुरू की गई वैक्सीन पहल का क्या नाम है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने है। एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने APVX नाम से, ठीक है, 9 बिलियन USD की एक वैक्सीन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह फैसिलिटी एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो डेवलपिंग मेंबर्स इकोनॉमीज हैं उनको कोविड-19 वैक्सीन प्रोक्योर करने और डिलीवर करने में मदद की जाएगी इससे। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हुई है,
तो मनीला मंडालुयांग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सुको असाकावा जी इसके प्रेसिडेंट हैं और टोटल इसमें जो है 68 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। हाउ मच लोन एग्रीमेंट हैज साइंड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द न्यू डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडियाज इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 रिसेंटली। कोविड-19 से भारत के आर्थिक सुधार के लिए भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बीच में हाल ही में कितने का ऋण समझौता हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और इसका जो आंसर होगा 1 बिलियन USD ऑप्शन नंबर ए। 1 बिलियन USD ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, लगभग 1000 मिलियन, ठीक ना, 1000 मिलियन USD ये इसका मतलब इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 से इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए 1 बिलियन USD के लोन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। 30 सालों के लिए लोन दिया गया है और 5 साल का इसमें जो है ये ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है तो शंघाई चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। Which bank has approved 4 Indian projects worth over 800 million USD recently? किस बैंक ने हाल ही में 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 4 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी दी है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक ने 800 मिलियन USD से अधिक की 4 भारतीय परियोजनाओं को भी हाल ही में मंजूरी दी है, ठीक है। और ये 800 मिलियन का जो अमाउंट है इसमें से कई प्रोजेक्ट इसमें दिए गए हैं, इस अमाउंट में कई सारे प्रोजेक्ट हैंडल किए जाएंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए अमाउंट है। तो 800 में से जो 400 मिलियन होगा वो 400 मिलियन जो है कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पांस प्रोग्राम टीम के लिए दिया गया है। इसके बाद में 100 मिलियन जो है ये 100 मिलियन जो है वो छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 60 मिलियन जो है वो 60 मिलियन जो है नागालैंड में इनहेंसिंग क्लासरूम टीचिंग और रिसोर्सेज प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके साथ में 250 मिलियन जो है वो डैम इम्प्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, उसके सेकंड फेज के लिए। फर्स्ट फेज के लिए अमाउंट ऑलरेडी दिया जा चुका था, ठीक है। तो ये मोटा मोटा अगर आप लोग इसको देखेंगे तो लगभग 800 मिलियन हो गया है। कुछ और प्रोजेक्ट के लिए अमाउंट दिया गया है लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 4 2 6 7 800 लगभग ही हो गया है, 800 मिलियन का लगभग हो गया है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे अमाउंट दिए गए 1-2 मिलियन का, वो भी डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में हो जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो डेविड मालपास हो जाएंगे, ठीक। प्रेसिडेंट जो है उसके डेविड मालपास हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। येस बैंक हैज पार्टनर्ड विद व्हिच पेमेंट प्रोसेसर रिसेंटली टू इनहेंस इट्स सैलरीड एंड येस फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स पेमेंट एक्सपीरियंस। येस बैंक ने अपने वेतनभोगी और येस फर्स्ट खाता धारकों के भुगतान अनुभव को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस भुगतान प्रोसेसर के साथ में भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। वीज़ा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, वीज़ा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। येस बैंक ने अपने सैलरीड और येस फर्स्ट अकाउंट होल्डर्स के पेमेंट एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए वीज़ा के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है और साथ ही साथ में मास्टर कार्ड और वीज़ा के साथ में मिलकर ई सीरीज़ के अंडर डेबिट कार्ड की नई रेंज भी जारी किया गया है येस बैंक के द्वारा। येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज जो है इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। वीज़ा की भी यहाँ पर बात हुई है तो वीज़ा का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द सेकंड कोहॉर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RS टेस्टिंग इन्वायरमेंट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामक सैंडबॉक्स परीक्षण वातावरण के तहत दूसरे कोहॉर्ट का विषय क्या है, उसकी थीम क्या है, ये इसमें पूछा गया है और ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने हैं। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स ये ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स यहाँ पर इसका जिक्र हुआ है तो ये क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का जिक्र हुआ है RS। ये RS वो वाला RS नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, RS का खंभा नहीं है ये, ठीक है। ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं क्या है। तो इसके तहत किसी भी रेगुलेटर के द्वारा जो है कंट्रोल्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की लाइव टेस्टिंग की जाती है, ठीक है ना। RS के तहत में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत में किसी भी रेगुलेटर के द्वारा कंट्रोल्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की लाइव टेस्टिंग की जाती है। तो ये जो सेकंड कोहॉर्ट है
कोहार्ट है, इसमें आरबीआई के द्वारा सब कुछ सुपरवाइज किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी गई है। 21 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी 2021 तक एप्लीकेशन सबमिट किए जा सकेंगे। कब से कब तक मैं लिख दे रहा हूँ, 21 दिसंबर से लेकर 15 फेब तक, ठीक ना, 15 फरवरी तक एप्लीकेशन सबमिट किए जा सकेंगे। फर्स्ट कोहार्ट जो है वो जो उसकी थीम क्या थी उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट कोहार्ट की थीम जो थी रिटेल पेमेंट्स, सेकंड कोहार्ट की थीम क्या थी ये आप लोगों को बता दिया गया, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, और जो तीसरा कोहार्ट अभी आगे इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज किया जाएगा उसकी थीम अभी से डिसाइड कर ली गई है। तो उसकी थीम हो जाएगी एमएसएमई लेंडिंग, ऑप्शन में ये भी दिया गया है, ठीक है ना, ऑप्शन में ये भी दिया गया। तो ये थर्ड कोहार्ट की थीम होगी। फर्स्ट कोहार्ट की थीम जो है रिटेल पेमेंट, ये भी ऑप्शन में ही दिया गया है। सेकंड की हो जाएगी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आरईएस क्या होता है, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत में जो है अभी जो बैंक्स होंगी, जो फिनटेक्स होंगे और जो भी और दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो आरबीआई के सुपरविजन में अपने प्रोडक्ट्स का रियल टाइम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन आरबीआई को मिले, इसके लिए आरबीआई ने कुछ अपडेटेड और नई गाइडलाइन भी जारी की हैं, जैसे कि मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट को 25 लाख से घटाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। पहले 25 लाख था, अब 10 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, इसमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकें और अपने प्रोडक्ट की लाइव टेस्टिंग जो है आरबीआई के सुपरविजन में कर सकें। दूसरा क्या चेंजेस किया गया है, पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपीज को भी अलाउ कर दिया गया है। अभी तक जो पार्टनरशिप फर्म हुआ करती थी और एलएलपीज हुआ करती थी उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो इस बार सेकंड कोहार्ट के लिए जो है पार्टनरशिप फर्म और एलएलपीज को भी अलाउ कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसलैंड बैंक एंड व्हिच कंपनी हैज पार्टनर्ड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट मेटल क्रेडिट कार्ड, इंसलैंड बैंक पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंसलैंड बैंक ने अपना पहला मेटल क्रेडिट कार्ड इंसलैंड बैंक पायोनियर हेरिटेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ में साझेदारी की गई, इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं। एक बार खुद से भी आंसर देने की कोशिश किया करिए। जितनी देर में मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था इतनी देर में एक बार आप लोग खुद से भी आंसर दिया करिए। मुरारी बापू की कथा की तरीके से मत सुनते रहा करिए कि बस सुन रहे हैं और प्रसाद बाद में मिलेगा, पंजीरी और चरणामृत मिलेगा और उद्धार हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। दिमाग खोल कर आप लोग इसको सुना करिए और अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर भी देने की कोशिश किया करिए, ठीक है। खुद से आंसर जरूर एक बार दिया करिए, सही हो या गलत। आप एग्जाम हॉल में नहीं बैठे हो, खुद से आंसर देंगे, गलत होगा तो आप लोग उसको करेक्ट करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। और ये जो वीडियो चल रहा है, जो आप लोग इसको सुन रहे हैं, कान खोल कर सुना करिए। दिमाग भी यहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है और दिमाग आप लोगों का कहीं और पर चल रहा है, कहीं और कुछ सोच रहा है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिलहाल इसका जो आंसर होगा मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मास्टर कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए अपना पहला मेटल कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए इंसलैंड बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ में पार्टनरशिप किया है। अब इस क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे कि क्या क्या इसमें फैसिलिटी मिलेंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन से मतलब था, जितना मतलब था उतना हम लोगों ने पढ़ लिया है। बाकी क्रेडिट कार्ड हमें नहीं बेचना है कि हमको इसकी फैसिलिटीज़ जाननी है। ये क्वेश्चन आंसर हमको बस इतना पढ़ना था, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इंसलैंड बैंक की बात हुई थी यहाँ पर, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी मेक यू फील रिचर, वी मेक यू फील रिचर इसकी टैगलाइन होगी। सुमंत कटपालिया जी जो है उसके सीईओ हो जाएंगे, एमडी और सीईओ हो जाएंगे। मास्टर कार्ड की भी यहाँ पर बात हुई है, यही इसका आंसर है। तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिसेंटली व्हिच ई कॉमर्स कंपनी हैज़ बीन पार्टनर्ड विद एनपीसीआई टू इनेबल डोर स्टेप QR कोड पेमेंट्स फॉर देयर ऑर्डर्स। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने ऑर्डर्स के लिए डोर स्टेप QR कोड भुगतान को सक्षम करने के लिए एनपीसीआई के साथ में भागीदारी की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब स्नैपडील, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्नैपडील ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अपने ऑर्डर्स पर QR बेस्ड डिजिटल पेमेंट सर्विस इनेबल करने के लिए स्नैपडील और एनपीसीआई ने जो है ये अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया था। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैज साइंड प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF फैसिलिटी विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिसेंटली। हाल ही में त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए किस वित्तीय संस्थान ने भारत सरकार के साथ प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग PRF सुविधा पर हस्ताक्षर किए हैं? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ई एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा।
त्रिपुरा अर्बन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भी हाल ही में भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4.21 मिलियन यूएसडी, ठीक है ना, इतने के पीआरएफ साइन किए हुए हैं। पीआरएफ यानी कि प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग, ठीक है ना, और यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का पहला पीआरएफ फैसिलिटी है। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जितना जानना था उतना हम लोगों ने जान लिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं बताता हूँ कि हर क्वेश्चन के साथ में सारी चीज़ें छोटी छोटी हम लोगों को करते रहना चाहिए। तो त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, अभी मुझे जो याद आ रहा है हम थोड़ा सा उसको जान लेते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और नेशनल पार्क आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है एक, और दूसरा बिसॉन नेशनल पार्क, ठीक है ना, बिसॉन BISON बिसॉन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RBI हैज फर्दर एक्सटेंडेड द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक लिमिटेड फॉर हाउ मच टाइम पीरियड। RBI ने पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव PMC बैंक लिमिटेड के प्रतिबंधों पर कितनी समय अवधि के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। इस PMC बैंक पर कितने और समय के लिए जो है प्रतिबंधों को RBI के द्वारा बढ़ा दिया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए जो है PMC बैंक पर RBI के द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन है उसको बढ़ा दिया गया है। 3 महीना ये कब खत्म होगा, यानी कि 31 मार्च 2021 तक 31 मार्च 2021 तक PMC बैंक पर RBI के द्वारा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। RBI ने अभी हाल ही में PMC बैंक पर 3 और महीनों का प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले से प्रतिबंध ऑलरेडी लगा चला आ रहा है, उसको बढ़ा दिया है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया है। अभी इसके पहले जो प्रतिबंध लगा हुआ था PMC बैंक पर वो 22 दिसंबर को खत्म हो रहा था, लेकिन RBI ने उससे पहले ही यह प्रतिबंध अगले 3 महीनों के लिए और बढ़ा दिया। तो अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया। 31 मार्च 2020 तक अभी PMC बैंक पर RBI के द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध लगे रहेंगे एज इट इज। PMC बैंक के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच फिनटेक कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल पे टू इंट्रोड्यूस टोकनाइज्ड पेमेंट्स फ्लो फॉर इंडियन मर्चेंट्स रिसेंटली। हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के लिए टोकन भुगतान प्रवाह की शुरुआत करने के लिए गूगल पे के साथ में कोलैबोरेशन किया है, ठीक है ना। तो किस फिनटेक कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। पेयू ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। इंडियन मर्चेंट्स को टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो प्रोवाइड करने के लिए पेयू ने गूगल पे के साथ में कोलैबोरेशन किया है। और यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ टोकनाइज्ड। तो टोकनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करने का एक प्रोसेस है ये। इसमें सेंसिटिव डाटा को एल्गोरिथमिकली जनरेटेड नंबर से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसे हम लोग टोकन बोलते हैं, ठीक है ना। एल्गोरिथमिकली एक नंबर जनरेट होता है जिससे सेंसिटिव डाटा को रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको हम लोग टोकन बोलते हैं। तो टोकनाइज पेमेंट जो होता है ये हाईली कन्वीनियंट, सेफ और फ्रिक्शन फ्री होता है। पेमेंट एक्सपीरियंस इसमें अच्छा होता है कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये टोकनाइज्ड सिस्टम के बारे में हो गया। पेयू ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। पेयू के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नीदरलैंड, पेयू का हेडक्वार्टर जो है ये नीदरलैंड में है। इसके CEO की अगर हम लोग बात करें, CEO इंडिया, नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है। तो पेयू इंडिया का CEO कौन होगा, तो अनिर्बन मुखर्जी जी जो हैं वो इसके CEO हो जाएंगे इंडिया के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। रूपे कॉन्टेक्टलेस ऑफलाइन फीचर हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच पेमेंट कॉर्पोरेशन। रूपे कॉन्टेक्टलेस ऑफलाइन सुविधा किस भुगतान निगम द्वारा अभी हाल ही में शुरू की गई है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI जिसको हम लोग बोलते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI इसका आंसर हो जाएगा। NPCI ने अभी हाल ही में रूपे कॉन्टेक्टलेस ऑफलाइन फीचर शुरू किया और ये डेली जो है ट्रांजिट पेमेंट के लिए जो है रुपे कार्ड पर रिलोडेबल वॉलेट की भी सुविधा प्रदान करता है। फिलहाल इसका जो आंसर NPCI होगा, ऑप्शन नंबर E। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI लेटेस्ट डाटा, व्हाट इज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन नवंबर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार नवंबर में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। 6.93 ऑप्शन नंबर C।
6.93 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में CPI डाटा रिलीज किया, जिसके अनुसार इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो घटकर 6.93% हो गया है, जबकि अक्टूबर में ये कितना था, ये नवंबर की डाटा है, नवंबर में 6.93% हो गया है, जबकि अक्टूबर में ये 7.61% था। रूरल एरियाज़ का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 7.20%, जबकि अर्बन एरियाज़ का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.73% है। ये बात है नवंबर की, ठीक है ना, ये नवंबर की बात है। ये हो गया रूरल एरियाज़ का, ये हो गया अर्बन एरियाज़ का इंडिविजुअली अलग अलग। और अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो 6.93% है इसका रिटेल इन्फ्लेशन, और ये नवंबर में है। अक्टूबर में अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर में ये 7.61% था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने दिसंबर मंथ के थर्ड वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस किया, जहाँ पर हम लोगों ने 15 से लेकर 21 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर ली। अभी हम लोगों का नवंबर का 2 पार्ट बचा हुआ है, थर्ड और फोर्थ वीक का, और दिसंबर का फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वीक का बचा हुआ है। तो ये भी आप लोगों को जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना करके चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेगी, जैसे मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो उसी सीक्वेंस में आप लोगों को ग्रेजुअली चीज़ें जैसे पहले मिलती आ रही थी वो सारी चीज़ें अब नॉर्मली मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।